नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जंगीड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका स्वागत है हमारे इस जनजाति के पार्ट 2 के अंतर्गत है। इससे पहले की वीडियो के अंतर्गत हमने राजस्थान की जो जनजाति है उनकी विशेषताएं, उनका बाहुल्य, उनकी जनगणना के अंतर्गत और उनकी विशेषताएं पढ़ी थी। और इसके अतिरिक्त है हमने राजस्थान सरकार के द्वारा जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए, जनजातियों के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत जनजातियों के लिए जो अकादमिक है, जो संस्थान की स्थापना की गई थी, हमने उनको पढ़ा था। जैसे हमेलो कार्यक्रम है, माडा कार्यक्रम है, टाडा कार्यक्रम है, जनजाति को लेकर के विविध प्रकार के जो क्लस्टर बनाए गए हैं वो हमने पढ़े थे। आज की जो वीडियो है पार्ट 2 के अंतर्गत हम राजस्थान की महत्वपूर्ण चुनिंदा जो जनजातियां हैं उनकी विशेषताएं जानेंगे। उनकी भौगोलिक है, उनकी धार्मिक है, उनकी राजनीतिक है, उनकी शब्दावली है, उनकी पारिवारिक है। उस शब्दावली के अंतर्गत है कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन से आभूषण, कौन सी वेशभूषा, कौन से लोकगीत, कौन सी देवी, कौन से मेले वगैरह हैं। तो बने रहिएगा। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन यकीनन मानिए ये जो क्लास है सेकंड ग्रेड एग्जाम और थर्ड ग्रेड एग्जाम, आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही किफायती और महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की जनजाति के अंतर्गत है। तो राजस्थान की दोस्तों सबसे पहले हम ले रहे हैं मीणा जनजाति है। तो राजस्थान की सबसे पहले जो मीणा जनजाति ले रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मीणा जनजाति है, इनकी उत्पत्ति को लेकर के है कि उनकी उत्पत्ति है, उनका जो नामकरण है किस प्रकार से हुआ। साथियों, ये जो मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति की बात करते हैं, इनकी उत्पत्ति हुई है किस शब्द से? मीन शब्द से। तो इनकी उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है। और मीन कौन सी भाषा का वर्ड है? संस्कृत भाषा का है। तो संस्कृत भाषा के मीन शब्द से हुई है और इसका मतलब क्या है? मछली। तो स्वयं को मत्स्य का अवतार मानते हैं। इस जनजाति में स्वयं को ये मत्स्य अवतार माना जाता है, स्वयं को मत्स्य अवतार मानते हैं, स्वयं को मत्स्य का अवतार। ये तो इनकी उत्पत्ति को लेकर के है। अब बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत है, इनकी उत्पत्ति के अंतर्गत है एक इनका ग्रंथ आता साथियों। तो ग्रंथ का नाम पढ़ेंगे मत्स्य पुराण कह सकते हो, या उस ग्रंथ का नाम क्या है? मीणा पुराण है। मीणा जो पुराण ग्रंथ है दोस्तों, ये जो ग्रंथ लिखा था जैन मुनि मगन सागर ने। तो जैन मुनि मगन सागर, जैन मुनि मगन सागर ने यह ग्रंथ लिखा था। जैन मुनि मगन सागर ने यह ग्रंथ लिखा था। और इस मीणा पुराण ग्रंथ के अंतर्गत है मीणा जनजाति की कितनी तो खाम बताई है और कितनी गोत्र बताई है वो सुनिए। तो इस मीणा पुराण ग्रंथ के अंतर्गत है इस जनजाति की कुल खाम कितनी बताई गई है और इनकी कुल गोत्र कितनी बताई है वो सुनिए। तो इस ग्रंथ के अंतर्गत मीणा जनजाति के कुल 5200 गोत्र बताई है, 5200 गोत्र का उल्लेख किया गया है। और खाप कितनी है? 24 है। 24 इनके थोड़े धड़े कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं, जिनमें बंटी हुई थी। और उनके जाति के उपजाति की बात करते हैं, गोत्र बने, तो कुल इनके गोत्र कितने हैं? 5200 गोत्र बताए हैं। खाप कितनी बताई है इनकी? 24 साथियों की खाप बताई है मीणा पुराण ग्रंथ में, जो किसने लिखा था? जैन मुनि मगन सागर ने लिखा था। अब इसके पश्चात है हम बात करते हैं इस जनजाति का जो बाहुल्य है राजस्थान के किन किन जिलों के अंतर्गत है। दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत इस जनजाति का जो बाहुल्य पढ़ेंगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो राजस्थान के अंतर्गत इनका सर्वाधिक जो बाहुल्य है तो कहां पर? उदयपुर के अंतर्गत है। फिर इसके पश्चात हम बात करते हैं तो पूर्वी राजस्थान में जयपुर की ओर है। और कहां पर? प्रतापगढ़ में है, यहाँ पे इनका ज्यादा बाहुल्य है। और राजस्थान के अंतर्गत है टोटल जनजातियों की बात करते हैं, समग्र जनजातियों में 43% है, 43% है, वो किनका बाहुल्य है? मीणा जनजाति का बाहुल्य है। राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनमें 43%, 43% है वो मीणा जनजाति का बाहुल्य आ जाता है। 43% किनका है? मीणाओं का बाहुल्य है। 43% मीणाओं का बाहुल्य आ जाएगा। ये तो 3 जिले आपको बताई दी हैं, उदयपुर है, जयपुर है, प्रतापगढ़ यहाँ पे आ चुके हैं। खाप इतनी है और गोत्र इतने हैं। कहाँ पे इनका ग्रंथ कौन सा है? तो जैन मुनि मगन सागर ने मत्स्य पुराण ग्रंथ लिखा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद हमने इनके बारे में पढ़ लिया है, इनके जिले को लेकर के। अब बात करते हैं ये जो जनजाति है इस जनजाति की विशेषता क्या है? मीणा जनजाति की विशेषता, तो बड़ी बड़ी जो विशेषताओं की मैं बात करूं दोस्तों, तो नंबर 1 विशेषता है राजस्थान की सभी जनजातियों में ये क्या है? सबसे सर्वाधिक है। राजस्थान की सभी जनजातियों में इनका बाहुल्य
वो सबसे ज्यादा है और तकरीबन कितने परसेंट है, 43% है। नंबर एक विशेषता है। दूसरी विशेषता सुनिएगा, इस जनजाति की दूसरी जो विशेषता है वो क्या है? इस जनजाति की दूसरी विशेषता है कि राजस्थान की सभी जनजातियों में ये जनजाति क्या है, सबसे शिक्षित जनजाति है। समग्र जनजाति में सर्वाधिक जो एजुकेटेड है तो कौन सी है, मीणा जनजाति है। तीसरी बात सुनिए, तो राजस्थान की तीसरी बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान की यह जनजाति है अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा घोषित एकमात्र क्या है, जराइम पेशा घोषित जनजाति है। तो अंग्रेजी सरकार ने इस जनजाति को जराइम पेशा कानून के अंतर्गत भी बांधा था, जिसके अंतर्गत क्या है, इस जनजाति के अंतर्गत क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट एक 1924 के अंतर्गत कानून बनाया गया था। सुनिएगा, जराइम पेशा जो कानून है तो इसकी हम बात करते हैं 1924, 1929 और 30 के अंतर्गत, और इसके बाद है 1944 भी है, लेकिन मेन पड़ेगी 1952 के अंतर्गत है। सुनिए, 1924 1924 के अंतर्गत 1924 को एक कानून लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और उस कानून का नाम क्या है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है। तो क्रिमिनल जो ट्राइब्स जो एक्ट है तो ये कौन से वर्ष आया था, 1924 के अंतर्गत है। और 1929 और 30 के अंतर्गत है। इस कानून में किस जनजाति को शामिल किया गया, मीणा को शामिल किया गया। अब इसमें क्या था कि जिस भी जनजाति के ऊपर ठप्पा लग जाता है तो उस जनजाति के 12 साल से अधिक उम्र के, उस जनजाति के 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को कोई भी हो उसे नजदीक की थाने में अपनी रोजाना हाजिरी देनी पड़ेगी। तो उस कानून में इसको बांधा गया था। और 1933 के अंतर्गत है, 1944 के अंतर्गत है, बंशीधर शर्मा जी का भी इसमें सहयोग रहा है, जैन मुनि सागर साहब का सहयोग रहा है, नीम का थाना के अंतर्गत भी इनका बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था। तमाम प्रदर्शन के पश्चात है आखिरकार ये कानून मीणाओं के ऊपर से हटाया कब गया था, 1952 के अंतर्गत है। 1952 के अंतर्गत है जराइम पेशा कानून इनके ऊपर से हटा दिया गया था। तीन बड़ी बड़ी विशेषता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं इस जनजाति में घर को क्या बोलते हैं। इस जनजाति के अंतर्गत बरामदे को क्या बोलते हैं। इस जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है। और कुछ शब्दावली आती है, जैसे कि एक वर्ड आएगा मोरनी मांडना, एक ये वर्ड है। इसके अतिरिक्त एक वर्ड आता है गोटन, एक आता है गेली, और एक वर्ड आता है बढ़ालिया। ये कुछ शब्द आते हैं, इनका मीन्स क्या। सबसे पहले दोस्तों, मीणा मेवासे, मैंने एक हालांकि टेबल भी डाली थी जिसमें सभी जनजातियों के घर, सभी जनजातियों के मुखिया, सभी जनजातियों के प्रथाएं, सभी जनजातियों के देवता, सभी जनजातियों के मृत्यु भोज हमने डाले थे ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। इसीलिए M2M, मीणा मेवासे, मीणा मेवासे। मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति के जो घर है ना, मीणा जनजाति के जो घर हैं, घरों को दोस्तों क्या बोलते हैं, मेवासे कहते हैं। इस जनजाति में घरों को क्या बोलते हैं, मेवासे कहते हैं। घर के बाहर जो बरामदा बनता है, घर के बाहर जो बरामदा बनता है उसे क्या बोलते हैं, ओसनी। तो घर के बाहर अनाज रखने का स्थान या बरामदा है, या अनाज रखने का स्थान भी कह सकते हो, या बरामदा भी कहेंगे, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ओसनी कहते हैं। मुखिया, ध्यान रहे, कंजर जाति में मुखिया को पटेल कहते हैं, मीणा में मुखिया को भी क्या बोलते हैं, पटेल कहते हैं। तो इस जनजाति में मुखिया को पटेल कहा जाता है। मोरनी मांडना, तो इस जनजाति में मोर का ज्यादा लगाव होता है, और जब शादी होती है तो घर की दीवारों के ऊपर है, घर के जो महत्वपूर्ण जो दीवार है या बाहर, घर के बाहर है, ये क्या करते हैं, मोर के चित्र बनाते हैं, मोर के चित्र मांडते हैं। तो ये इस जनजाति में मोर के चित्र मांडते हैं, इसीलिए इनमें आता है मोरनी मांडना। राजस्थान के अंतर्गत किस जनजाति में मोरनी मांडना है, तो मीणा के अंतर्गत है। अब बात करते हैं गोटन। गोटन में क्या था दोस्तों, जैसे कि इस जनजाति में सखियों का, लड़कियों का एक फ्रेंड सर्किल है। इस जनजाति में, मीणा जनजाति का, कन्याओं का, सखियों का एक सर्किल बनता है। उस सर्किल को क्या घेरा बनता है, उस घेरे को क्या बोलते हैं, गोटन कहते हैं। ध्यान रहे, ये गोटन है। एक गोफन आ जाए तो बालों में गूंथा जाने वाला सफेद फूलों का हार है, उसे क्या बोलते हैं,
गोफन कहते हैं। और पक्षियों को उड़ाते हैं, रखवाली करते हैं, खेत में बाजरी इत्यादि की है तो पत्थर जो फेंकते हैं गुलेल टाइप, उसे गोफ्यो कहते हैं। वो गोफ्यो है, बालों में गूंथा जाने वाला हार गोफन है, और ये सर्किल एक घेरा हो गया उसे क्या बोलते हैं, गोटन कहते हैं। ओके, अब है गेली। गेली की बात करते हैं तो गेली का जो प्रयोग कब करते हैं, गेर खेलते टाइम है। इस जनजाति में जब गेर खेलते हैं तो एक लकड़ी प्रयोग में लेते हैं। एक लकड़ी होती है, उसके ऊपर रुमाल बंधा होता है, घुंघरू लगे होते हैं। एक लकड़ी है, उसके ऊपर घुंघरू बंधे हैं और रुमाल बंधा हुआ है, ठीक है। और इस लकड़ी का प्रयोग जब गेम खेलते हैं होली के अवसर पे, गेर खेलते टाइम लकड़ी को प्रयोग में लेते हैं खेल के रूप में, छड़ी के रूप में। तो उस लकड़ी को क्या बोलते हैं, ये गेली कहते हैं। भठालिया, वह व्यक्ति जो शादी करवाता है, रिश्ता करवाता है, यानी कि इस जनजाति में रिश्ता करवाने वाला जो व्यक्ति है ना, उसे क्या बोलते हैं, भठालिया कहते हैं। ये शादी की मध्यस्थता भी करवा देगा है। तो ये इनकी खूबियां हो गई है, घर वगैरह हो गए हैं। अब बात रहेगी इनका वर्गीकरण दोस्तों, इस जनजाति का वर्गीकरण। इस जनजाति का वर्गीकरण है, एक तो है उच्च कुल, एक पढ़ेंगे निम्न कुल, एक है चौकीदार, एक कौन से, जमादार, एक है उजला मीणा, और एक पढ़ेंगे मेला मीणा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं सूरते वाला मीणा, और एक है आदि या फिर उस सहार वंश की मीणा, आदि या फिर उस सहार वंश की मीणा। दोस्तों ये इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले उच्च कुल की मीणा, यानी कि जो नॉर्थ साइड के, जो उत्तर पूर्व के हैं, राजस्थान का उत्तर पूर्व की मीणा है वो उच्च कुल के हैं, दक्षिण के मीणा है वो निम्न कुल के। सिंपल सी बात है। तो राजस्थान के उत्तर और पूर्वी जो मीणा है वो उच्च कुल के हैं, और राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी जो मीणा है वो कहलाते हैं निम्न। दक्षिण नीचे है तो दक्षिण पूर्व की मीणा निम्न कुल के, उत्तर ऊंचा है तो उत्तर पूर्व की मीणा उच्च कुल के। सिंपल सी बात है। उजला और मेला, देखो मेला कौन होता है, जो व्यक्ति मांस खाता है, जो मांस खाता है मेला है। उजला पाक पवित्र, जो व्यक्ति मांस नहीं खाता। तो मेला पढ़ेंगे ऐसे मीणा जो क्या करते हैं, मांस खाते हैं। और उजला मीणा वो होते हैं जो मीणा लोग मांस नहीं खाते। जो मांस नहीं खाते उन्हें उजला कहते हैं, जो मांस खाते हैं उन्हें मेला कहते हैं। सिंपल सी बात है। चौकीदार, देखो भाई, चौकीदार है और जमींदार है। चौकीदार ऐसे मीणा जो रखवाली करते हैं, रखवाली करने वाले, तो रखवाली जो करते हैं उनको चौकीदार कहते हैं। और जो मीणा है खेती बाड़ी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जमींदार मीणा है, खेती बाड़ी करने वाले हो गए। पूर्ति वाला मीणा है, सिंपल सी बात है। जब मीणा जनजाति के पुरुष या महिला का विवाह मीणा से न होकर के किसी अन्य जाति या जनजाति से होता है तो उनसे उत्पन्न जो संतान होती है उस संतान को क्या बोलते हैं, सुरती वाली मीणा है। तो ये विशेषता है। अब आती है आदि या उस्साहार वंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदि या उस्साहार वंश की बात करेंगे तो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने बिल्कुल मीणाओं को असली शाखा बताई है। कर्नल टोड ने कहा था कि ये मीणाओं की बिल्कुल असली शाखा है, तो वह कौन सी है, उस्साहार वंश की मीणा या आदि मीणा, यानी कि सबसे प्राचीन मीणा है। तो मीणा को सर्वाधिक मीणाओं की जो प्राचीन शाखा है ना वो कौन सी, उस्साहार या आदि मीणा है। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद दोस्तों अब बात रह गई इस जनजाति की महत्वपूर्ण प्रथाओं की है। इस जनजाति के प्रथाएं विवाह आदि को लेकर के हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं इनको, इनमें एक प्रथा का नाम आता है दापा प्रथा या चारी प्रथा। एक प्रथा है नाता प्रथा,
एक आती है झगड़ा राशि, झगड़ा राशि है। विवाह की बात करते हैं दोस्तों, विवाह के अंतर्गत अट्टा सट्टा विवाह भी है, परिवीक्षा विवाह भी है, गंधर्व विवाह भी है, मोरबंदिया भी है। ये कई प्रकार के विवाह आते हैं, वो सभी जनजाति में होंगे आपके। तो सबसे पहले दापा प्रथाचारी प्रथा क्या है? एक ऐसी प्रथा जिसमें लड़के वाले, हमारे समाज का उल्टा, हमारे समाज का उल्टा आज का है, इसमें क्या करते हैं, लड़के वाले लड़की का मूल्य चुकाते हैं। ऐसी प्रथा जिसमें वधु का मूल्य चुकाया जाता है। तो वधु का मूल्य चुकाने की जो प्रथा है तो वह कौन सी है? दापा प्रथा, चारी प्रथा। और यह प्रथा मीणा जनजाति में नहीं पाई जाती। दापा प्रथा मीणा में नहीं पाई जाती, होती नहीं है। और आपसे पूछे दापा प्रथा ज्यादा किस में है? तो ग्रासिया के अंतर्गत ज्यादा पढ़ेंगे तो ग्रासिया जनजाति में आएगी। नाता प्रथा है, नाता प्रथा के अंतर्गत क्या होता है? इस जनजाति के अंतर्गत क्या है? कन्या है अपने पति की रजामंदी से किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है, पति की रजामंदी से किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है, तो उसे क्या बोलते हैं? नाता प्रथा है। अब आती है झगड़ा राशि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। झगड़ा राशि क्या है? देखो भाई, ये जो मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति की बात करेंगे दोस्तों, तो मीणा जनजाति की जो पंचायत है ना, मीणा जनजाति की जो पंचायत है, पंचायत को क्या बोलते हैं? चौरासिया कहते हैं। इस जनजाति की जो पंचायत है, पंचायत को क्या बोलते हैं? चौरासिया कहते हैं। और उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो महिला जिसने अपने पति की रजामंदी से किसी अन्य पुरुष से विवाह किया है तो वह भी आती है। तो एक तो क्या होता है कि उस महिला का पूर्व पति आता है, यहाँ पे पूर्व पति, और एक उसका क्या होगा? भावी पति होगा। तो क्या करते हैं भाई, भावी पति है ना, इस स्त्री के बदले में इसके पूर्व पति को कुछ राशि देता है, ठीक है। लेकिन वो राशि जैसे कम होती है या कुछ उसको सफिशिएंट उसके लिए है नहीं, तो वह कहता है कि ये राशि मैं इतनी नहीं लूंगा, इससे ज्यादा राशि लूंगा। आखिरकार दोनों के बीच में विवाद होता है, इसीलिए यहाँ पे जो राशि दी जाती है उस विवाद का निपटारा यहाँ की पंचायत करती है, यहाँ की पटेल करता है। और इसीलिए उस राशि का नाम क्या रख दिया है? झगड़ा राशि कर दिया गया है। इस राशि का नाम झगड़ा राशि हो गया है, नाता प्रथा हो गई है, दापी दापा या फिर चारी प्रथा हो चुकी है। ये तो हो गई उनकी प्रथाओं को, रीतिवाज को लेकर के है। अब बात रहती है इस जनजाति के देवता। सुनिए, इस जनजाति की मैं बात करूंगा दोस्तों, देवताओं के अंतर्गत है। तो सबसे पहले यहां बात आएगी इनके कुल देवता को लेकर के है, फिर बात आती है इस जनजाति के इष्ट देवता को लेकर के है, और नेक्स्ट कौन सी देवी को मानते हैं? जीण माता को पूजा करते हैं, और किन की पूजा करते हैं? कैला देवी की भी पूजा करते हैं। सबसे पहले कुल देवता की बात करूं दोस्तों, तो इस जनजाति के जो कुल देवता है ना, उनका नाम है बुज। इनके कुल देवता बुज हैं। लेकिन दूसरी बात, राजस्थान में आपसे पूछ ले कि बुज जो झील है ना, ये कौन से जिले विशेष में है, तो बुज जो झील है वह कहाँ पे आ जाएगी? जैसलमेर के अंतर्गत है। बुज झील जैसलमेर में है। इस जनजाति के कुल देवता कौन से हो गए? बुज हो गए। लेकिन इस जनजाति के जो इष्ट देवता है उनका नाम क्या है? भूरिया बाबा। तो इनके इष्ट देवता भूरिया बाबा भाई, इनके इष्ट देवता भूरिया बाबा। भूरिया बाबा को गोड़वाड़ क्षेत्र में भूरिया बाबा कहते हैं। इन्हीं भूरिया बाबा को कांठल प्रदेश में क्या कहते हैं? गौतमेश्वर महादेव कहते हैं। कांठल क्षेत्र में इनको गौतमेश्वर महादेव कहते हैं। और इनका जो मेला लगता है अरनोद तहसील प्रतापगढ़ में। लेकिन मैं भूरिया बाबा की बात करूं दोस्तों, तो भूरिया बाबा जी का जो मेला लगता है यह लगता है कहां पर? पोसलिया गांव में लगता है। और ये जो पोसलिया गांव है ना, ये कहां पे? सिरोही के अंतर्गत। और इनका जो मेला लगता है यह कौन सी तिथि को लगता है? तिथि का नाम क्या है? बैसाख की पूर्णिमा को है। काम की बात क्या है कि ये जो इनका जो मेला है, इनके मेले में जो खाकी वर्दी वाले होते हैं उनकी यहाँ पर नो एंट्री है। तो ऐसा कौन सा मेला है जिसमें खाकी वर्दीधारियों का प्रवेश जाना अप्रतिबंध है? तो इनके मेले में खाकी वर्दीधारी है उनका जाना प्रतिबंध है। मेला कहाँ लगता है? पोसलिया गांव सिरोही में लगता है। और कौन सी तिथि को लगता है? बैसाख पूर्णिमा को लगता है। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो बैसाख पूर्णिमा है उसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ये मेला लगता है बैसाख पूर्णिमा को, और पोसलिया गांव सिरोही में। और उधर कहाँ लगेगा? गौतमेश्वर महादेव प्रतापगढ़ में लगेगा है। गौतमेश्वर महादेव प्रतापगढ़ को कंठल का
हरिद्वार भी कहा जाता है। ओके, और अब इसके बाद है ये इस जनजाति में किस देवी की पूजा करते हैं दोस्तों? जीण माता की पूजा करते हैं। और कौन सी देवी को भी मानते हैं? तो करौली के क्षेत्र के जो मीणा है वो कैला देवी को मानते हैं। करौली के क्षेत्र की मीणा कैला देवी को मानते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करौली में एक गांव पड़ता है, कौन सा? पातुर गांव। और पातुर गांव की मीणा जिनमें कैला देवी का भाव आता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें गोठिया कहते हैं। वापिस सुनिए, करौली में गांव पड़ता है पातुर गांव। पातुर गांव की मीणा में जिनमें कैला देवी का भाव आता है उनको क्या बोलते हैं? गोठिया कहते हैं। ओके, देवी होगी, ये देवी होगी, ये देवता भूरिया बाबा हो गए, और कुल देवता कौन हो गए? बुद्ध हो चुके हैं। पहले आपको बताइए दिया, भूरिया बाबा का मेला भी है, गौतमेश्वर महादेव का मेला भी है, ये इनके मेले आ जाते हैं। तो इनके मेले वगैरह हमने पढ़ी लिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनको लेकर के कुछ, इसको इसी जनजाति में कुछ अन्य जो विशेषताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नृत्य की बात आती है, आभूषण की बात आती है, या कुछ और इनके अतिरिक्त है। दोस्तों नृत्य की बात करेंगे ना तो इनमें बम वाद्यंत्र का तो प्रयोग करेंगे। और नृत्य कौन सा करते हैं? ये बम रसिया, जो कि भरतपुर का है। बम रसिया नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है, इसमें बम वाद्यंत्र का प्रयोग होता है। और इसके अलावा इस जनजाति के अंतर्गत कैला देवी के जो भक्त है, माता कैला देवी के लिए कौन सा नृत्य करते हैं? लांगुरिया नृत्य भी करते हैं। और इसके अतिरिक्त भील और मीणा दोनों मिलकर के करते हैं, तो कौन सा नृत्य करते हैं? नेजा नृत्य करते हैं। और राजस्थान के अंतर्गत गोडवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु में एक प्रकार का स्वयंवर का नृत्य है, तो उस नृत्य का नाम क्या है? सुंगनी नृत्य, जो पाली क्षेत्र में होता है। सुंगनी नृत्य भी है, नेजा भी है, लांगुरिया भी है, बमरसिया नृत्य भी इनके किए जाते हैं। पुरुषों की आभूषण की बात करूं दोस्तों, तो इनमें पुरुषों का एक आभूषण है, कौन सा है? बलेवड़ा है। ये आभूषण पुरुषों का है, जो कहाँ पहना जाता है? गले में पहनते हैं। मीणा जनजाति के पुरुषों का जो गले का आभूषण आ जाएगा तो उसका नाम क्या है? बलेवड़ा है। और ये जो बलेवड़ा आभूषण है तो ये कहाँ पहनते हैं? गले में पहना जाता है। तो नृत्य भी हो गया है, आभूषण भी हो गया है, और इनके देवता भी हमने कर लिए हैं, इनके मेले भी कर लिए हैं, इनकी शब्दावली भी कर ली है। और अब बात करते हैं इनके कुछ इनकी विशेषताओं के पश्चात है, इस जनजाति का ज्यादा जो बाहुल्य है कौन से क्षेत्र में है? माडा क्षेत्र में। हमने पहले पढ़ा था राजस्थान में मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1978-79 को चलाया गया था। और माडा क्षेत्र में ज्यादा जो बाहुल्य है वह कौन सी जनजाति का है? मीणा जनजाति। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद है ये जो जनजाति है, इस जनजाति के अंतर्गत आदमी के मरने के बाद जो मृत्यु भोज दिया जाता है, मीणा जनजाति में आदमी के मरने के बाद जो मृत्यु भोज देते हैं उसे क्या बोलते हैं? मौसर कहते हैं। इस जनजाति में आदमी के मरने के बाद जो मृत्यु भोज देते हैं उसे क्या बोल देते हैं? मौसर कहते हैं, मौसर। तो ये थी इनकी विशेषता है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट अपनी जनजाति कंप्लीट हो गई है। अब लेते हैं दूसरी जनजाति। दोस्तों मोस्टली तो क्या है कि ये मीणा है, भील है और ग्रासिया और शहरिया, ये चार कर लेते हैं तो लगभग मान के चलो कि महाराज जनजाति का ऑलमोस्ट 90% तो कवर हो ही जाता है। ठीक है, दूसरी जनजाति कौन सी है? भील है। चलिए शुरुआत करते हैं, दूसरी जनजाति को अपने हैं भील। दूसरी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। देखिए बात करेंगे भील को लेकर के, तो 43% तो मीणा थे। 43 के बाद राजस्थान में 41% है तो किनका बाहुल्य है? भीलों का है। दूसरी बात करते हैं, राजस्थान की सभी जनजातियों में सबसे जो प्राचीनतम जनजाति है तो कौन सी है? भील जनजाति है। ये इसकी बड़ी विशेषता होगी। अब है उत्पत्ति। उत्पत्ति की बात करें, देखिए दोस्तों भील है ना, भील, ये भील बना है द्रविड़ भाषा के किस शब्द से? व्हील शब्द से। और इस व्हील शब्द का मतलब क्या है? तीर और कमान। तो इस व्हील शब्द का मीन्स क्या है? तीर कमान है। ये तीर कमान वाली जनजाति है। इसका मुख्य जो व्यवसाय है
तो वह क्या है, शिकार, शिकार प्रधानता है, ये तीर प्रधान वाली है। दूसरी बात है भील, भील की बात करेंगे तो ये जो भील जनजाति है, भील जनजाति को वन पुत्र, भील जनजाति को वन पुत्र किसने कहा है, तो कर्नल टोड ने, कर्नल टोड ने इनको वन पुत्र कहा है। इनको इसी जनजाति को आदिवासी एनार्य जो नाम दिया गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा के द्वारा, इसी जनजाति को, इसी भीलों को ही मारवाड़ का किसने बताया, तो एक अंग्रेज अधिकारी रोने ने है। भीलों को ही मानव शास्त्रियों ने जो नाम दिया मुंडा कहा है। भीलों को ही संस्कृत में क्या नाम दिया गया है, मलेच्छ नाम दिया गया है। और भीलों को ही महाभारत में क्या बताया गया है, निषाद बताया गया है। ये कुछ के नामकरण वगैरह हैं। भीलों को महाभारत में निषाद नाम दिया गया है, भीलों को संस्कृत में मलेच्छ कहा गया है, रोने ने इनको मारवाड़ का बताया है। और इसके अतिरिक्त बात करते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इनको आदिवासी एनार्य नाम दिया है। कर्नल जेम्स टोड ने इनको वन पुत्र कहा है। भील की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के व्हील से हुई है। व्हील का मतलब क्या, तीर कमान। और आपसे पूछा जाए राजस्थान के तीर और कमान कहाँ के फेमस हैं, तो राजस्थान में तीर कमान का क्षेत्र है बोडी गामा गांव, जो कि कहाँ का है, डूंगरपुर का। और इसके अतिरिक्त पढ़ते हैं तो चंदू जी का गड्ढा, जो क्षेत्र कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत। यहाँ के तीर कमान फेमस है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद है तो आगे देखते हैं, ये जो जनजाति है इनका ज्यादा जो क्षेत्र है कौन से जिले विशेष के अंतर्गत है, राजस्थान के अंतर्गत इनका ज्यादा जो बाहुल्य है तो वह कहां पर है, बांसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ेंगे, उदयपुर के अंतर्गत है, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। तो बांसवाड़ा है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, यहाँ पे जनजाति का ज्यादा बाहुल्य है, इनके क्षेत्र विशेष आ जाते हैं। और अब हमने इनके क्षेत्र पढ़ने के बाद है हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता है कि इनके घर है, उनके मुख्य है, या इनके जो परिवार हैं इनको क्या बोलते हैं। इस जनजाति में परिवार को क्या कहा जाता है, मुखिया को क्या बोल देते हैं। सबसे पहले अपनी बात करेंगे इनके घर को लेकर के है, घर को ये क्या बोलते हैं। फिर इसके पश्चात घर के बाद इनके कुछ शब्दावली आती है, जैसे डागला शब्द आता है, एक डाहल शब्द आता है, बोलवा शब्द आता है, डागला भी है, डाहल भी है, बोलवा भी है, और अटक शब्दावली भी इनके अंतर्गत आती है। मगरा क्षेत्र किसे कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस जनजाति के अंतर्गत घर को क्या बोलते हैं, तो भीलों में घर को क्या बोलते हैं, कुई कहते हैं, या क्या बोलते हैं, टापरा कहते हैं। कुई या फिर टापरा कहा जाता है। डागला, डागला क्या है, इस जनजाति का अनाज रखने का स्थान, जहां पर ये अनाज धरते हैं उसको क्या बोलते हैं, डागला कहते हैं। डाहल कहते हैं, डाहल गांव का सबसे ओल्डेस्ट, गांव का सबसे ओल्डेस्ट सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं, डाहल कहते हैं। बोलवा यानी कि कोई व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है, रास्ता भटक गया, तो उसको कोई रास्ता दिखाने वाला है, इसको कोई मार्ग बताने वाला है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बोलवा कहते हैं। अब आती है अटक। तो दोस्तों बिल्लों में अटक किसे कहते हैं, इस जनजाति के अंतर्गत क्या है, इनकी जो गोत्र होती है, इस जनजाति के अंतर्गत जो गोत्र होती है तो गोत्र को क्या बोलते हैं, अटक कहते हैं। तो अटक क्या है, बिल्लों की गोत है। अटक क्या है, बिल्लों की गोत्र, बिल्लों की गोत्र क्या बोलते हैं, अटक कहते हैं। मगरा, हालांकि राजस्थान के अंतर्गत मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी है, मगरा भेड़ की नस्ल भी है। और राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं मगरा क्षेत्र भी है, बोमट का पठार भी है, बुराट का पठार भी है, मगरा का पठार भी है, उदयपुर पाली राजसमंद में फैला हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे मगरा क्या है, बिल्लों की आबादी। तो जहां पर भील जनजाति की आबादी है तो बिल्लों की आबादी का जो कबीला है उस कबीले को क्या कहा जाता है दोस्तों, मगरा कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई सारे शब्दावली इनमें आती है, जैसे कि आप पढ़ोगे पाडा वर्ड भी आएगा बिल्लों में, कांडी भी आती है,
दाम लगाना भी है, भीलों के अंतर्गत है, किक्का भी है, बाप भी है, आई भी है। इस जनजाति के अंतर्गत है। पाखरिया भील है, फायरे फायरे डाम लगाना है, सॉरी पाखरिया भील भी है, फायरे फायरे भी है। और इसके अंतर्गत कुछ शब्दावली और पढ़ते हैं, जब कोई आक्रमण कर देते हैं उसके लिए हम अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, वो इसके बाद करते हैं। सबसे पहले पाडा। दोस्तों ये जो पाडा शब्द है, इस शब्द को सुनकर के इनको खुशी मिलती है। कांडी शब्द को सुनकर के ये दुखी होते हैं और इनको गुस्सा आता है। तो गुस्सा होते हैं किस शब्द से? कांडी शब्द से है, डाम लगाना। दोस्तों डाम लगाना क्या है? बिलों में उपचार करने की पत्ती है। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है या कोई बच्चा भविष्य में कभी बीमार नहीं पड़े तो क्या करते हैं, उस बच्चे की हथेली के ऊपर है, उस बच्चे की हथेली के ऊपर क्या करते हैं, एक जलता गर्म कपड़ा है वो छोड़ देते हैं, उस बच्चे की हथेली पे छोड़ देंगे। वो बाद में क्या करते हैं कि वो हथेली पे छोड़ने के बाद में कुछ समय बाद उठा लेते हैं, तो कहते हैं कि इससे बच्चा भविष्य में कभी बीमार नहीं पड़ता है। तो बच्चा भविष्य में कभी बीमार नहीं पड़े, इसीलिए उसके क्या लगाते हैं, नाम लगाते हैं। किक्का, तो किक्का किसे कहते हैं? छोटे बच्चे को। तो इस जनजाति में छोटे बच्चे को किक्का कहा जाता है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम भी किक्का था। और आई, इस जनजाति में माँ को क्या बोलते हैं? आई कहते हैं। और जो पिता है उसे उन्हें क्या बोलते हैं? बा कहा जाता है। पिता को बा बोलते हैं, माँ को आई कहते हैं। किक्का छोटे बच्चों को कहते हैं। डाम लगाना उपचार की पत्ती होगी। कांडी को गाली मानते हैं। हैप्पीनेस मिलती है किससे? पाडा सबसे मिलते हैं। और मगरा आबादी का क्षेत्र हो गया, अटक हो गई, बोलो हो गया, डाहल हो गया, डागला हो गया और घर हो चुका है। अब बात करते हैं इनके कुछ मुखिया को लेकर के। नेक्स्ट है, देखिए कुछ शब्दावली और भी है, फिर मुख्य, पहले मुखिया देख लेते हैं। इस जनजाति में मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखिया, देखो दोस्तों इनमें दो प्रकार के मुखिया हैं। एक तो है एक गांव का और एक है कई गांव का। कई गांवों का, जैसे सरपंच एक गांव का होता है, प्रधान कई गांव का हो गया, इसी प्रकार से है। एक गांव का जो मुखिया है ना, उसे कहते हैं तदवी या वंसाहो। तदवी या वंसाहो। और जो कई गांव का मुखिया होता है उसे बोलते हैं गमेती या पालवी। कई गांव का मुखिया उसे गमेती या पालवी कहते हैं। एक गांव का जो मुखिया उसे तदवी या वंसाहो कहा जाता है। ये मुखिया के तौर पर शब्दावली हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुखिया के बाद हो गया घर हो गया, मुखिया हो गया, बरामदा हो गया, और कुछ इनकी शब्दावली विशेष हो चुकी है। और विवाह प्रथम पढ़ने से पहले अब जैसे कुछ और शब्दावली इनकी आ जाती है। जैसे कि बात करते हैं, एक वर्ड आता है कौन सा? फायरे फायरे है, वो यहाँ बता देते हैं, फायरे फायरे। और एक शब्द आता है पाखरिया भील। एक पढ़ते हैं ढोल, देवाल ढोल, कार्य का ढोल, मारू ढोल, नाचने का ढोल। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ढोल के प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाखरिया फायरे फायरे। देखो पूरे गांव के ऊपर, कबीले के ऊपर जब कोई शत्रु सेना अचानक आक्रमण कर देती है, गांव के ऊपर या कबीले के ऊपर है, जब कोई शत्रु सेना अचानक आक्रमण कर देती है तो सारे गांव वालों को सूचना देने के लिए ये एक हम कह सकते हैं ढोल बजाते हैं। उस ढोल का नाम तो क्या है? देवाल गार्य मारू नाचनिए। तो उस ढोल का जो नाम पढ़ेंगे तो वह क्या है? गार्य का ढोल है। यानी कि एक ऐसा ढोल जो शत्रु सेना के आक्रमण की सूचना देता है। उस ढोल को सुनते ही सारे सोचेंगे कि आक्रमण हो चुका है, अचानक आक्रमण हो गया है। और शब्द बोलते हैं, अचानक शत्रु सेना का व्यक्ति को गांव पे आक्रमण करता है, किसी व्यक्ति ने उनको देख लिया तो वो क्या करेगा कि शब्द बोलेगा। कौन सा? फायरे फायरे। सुनिएगा, एक ऐसा वर्ड जिसके माध्यम से गांव के ऊपर आक्रमण होता है तो उस आक्रमण की सूचना पूरे गांव वालों को दी जाती है, तो वह वर्ड कौन सा? फायरे फायरे। हम यूं कहेंगे, फायरे फायरे क्या है? भील जनजाति का एक रणघोष है। लेकिन जब बात आएगी फतेह फतेह की ओर है, तो फतेह फतेह जो वर्ड बोला जाता है तो कौन से नृत्य में? अग्नि नृत्य में। तो अग्नि नृत्य में प्रवेश करने से पहले तो फतेह फतेह बोलेंगे,
बिल्लों का जो रणघोष है, गांव वालों को सूचना इतना करने के लिए, या बिल्लों की जो सायरन है उसको क्या बोल देते हैं, फायरे फायरे कहते हैं। दूसरी बात, जब गांव के ऊपर शत्रु सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया, ऐसा ताकतवर भील जो न केवल शत्रु सेना को मारता है, शत्रु सेना के घोड़े को भी मार देता है, उस भील को जो उपाधि मिलती है वह किस नाम की मिलती है, उसे पाखरिया भील कहते हैं। देखो, देवाल ढोल, गारिये का ढोल, दोनों के दोनों ढोल आक्रमण होने पे होते हैं या कोई विपदा होने बताते हैं। लेकिन देवाल ढोल जब देवी आपदा हो गई, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि हो गई, जब कोई देवी आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा होती है ना, प्राकृतिक आपदा में कौन सा ढोल बजा जाते हैं, देवाल। तो देवाल ऐसी आपदा जो देव करते हैं, प्राकृतिक देवता करते हैं। गारिये अचानक गिरे आती है तो देवाल ढोल है, तो नहीं, गारिये ढोल है। और मारू ढोल मातम पे जाते हैं, किसी व्यक्ति का कोई निधन हो गया तो निधन पे कौन सा ढोल हो गया, मारू ढोल है। विवाह के अवसर पे कौन सा है, नाचने का ढोल। ये सारे ढोल के प्रकार हैं। वहां पे हमने फतेह फतेह पढ़ा था, ये फायरे फायरे हैं, मुखिया इनके बारे में हमने पढ़ ही लिया है। और आगे नेक्स्ट है, अब आगे बात करते हैं इस जनजाति के अंतर्गत हम लेंगे रीति रिवाज, प्रथाएं और विवाह है, प्रथाएं और विवाह है। देखिए दोस्तों, इस जनजाति में एक तो आता है कौन सा पर्व, भगोरिया पर्व। इनमें एक विवाह कौन सा है, हाथीबेड़ो। और इन विवाह कौन सा, हाथीबेड़ो के अलावा दरेवा विवाह है। और कौन सा है, देवरपट्टा का विवाह है। और इसके अंतर्गत है प्रथा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग हर पेपर में आती है, उसका नाम है छेड़ा फाड़ना। लीला मोरिया। विवाह में ही होता है हाथीमना, और हाथीमना के अंतर्गत एक विवाह के अवसर पे ही दुकाको का प्रयोग करते हैं, दुकाको का। सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं बगोरिया। देखो, भय से भगोरिया, भय से भराड़ी। एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, बाकी देविया में करा देंगे, भराड़ी इनकी माता भी है। देखो, भील भराड़ी, आपसे पूछे भराड़ी माता किनकी, भिल्लों की है। भराड़ी माता किनकी, भिल्लों की है। आपसे पूछे बगोरिया पर्व किसका, भिल्लों का। भय, बगोरिया, भय, भील, याद कैसे करेंगे, सुनिए। बगोरिया दोस्तों, बगोरिया एक पर्व है, और इस पर्व के ऊपर क्या करते हैं, भील जनजाति के जो युवक और युवतियां होती है ना, वो अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं, जीवन साथी चुनते हैं। इस मेले के माध्यम से भील जनजाति के युवक युवती अपना जीवन साथी चुन लेंगे। बगोरिया मेले के माध्यम से इस जनजाति के युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं, बगोरिया मेले के माध्यम। हाथीबेड़ो, हाथीबेड़ो में क्या करते हैं भाई, इस जनजाति में किसी वृक्ष को साक्षी मान करके, इस जनजाति में किसी पेड़ को साक्षी मान करके, भीलों में किसी पेड़ को साक्षी मान करके शादी के बंधन बंधते हैं। तो उस प्रकार का जो विवाह है उसको क्या बोलते हैं, हाथीबेड़ो कहते हैं। तो किसी वृक्ष को साक्षी मान करके किया जाने वाला जो विवाह है उसे क्या बोलते हैं, हाथीबेड़ो कहते हैं। दरेवा विवाह क्या है, दरेवा विवाह है, दरेवा में क्या होता है कि पुरुष है वो विदुर है, महिला है वो विधवा है, दोनों वापिस अपना विवाह करते हैं। पुरुष क्या हो गया, विदुर हो गया, महिला क्या हो गई, विदुर हो गई, दोनों जो पुनः विवाह करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दरेवा विवाह कहते हैं। और विधवा महिला का अपने देवर से जो विवाह होता है उसे क्या बोलते हैं, देवर पट्टा विवाह कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट है हाथीबेड़ो, किसी पेड़ को साक्षी मानकर किया जाने वाला विवाह कहाँ हो गया, हाथीबेड़ो हो गया है। और पेड़ का महत्व तो आपको पता होना चाहिए कि इस जनजाति में जो सबसे ज्यादा पेड़ का जो महत्व है या टोटमवाद क्या है, तो बराड़ी है, एक वर्ड आएगा इसमें टोटमवाद है, और टोटमवाद है, और एक वृक्ष कौन सा आएगा, महुआ। इन तीनों की विशेषता आपको बताता हूँ यहीं पे ही। अब बात करते हैं छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना एक प्रकार की कैसी प्रथा है दोस्तों, तो छेड़ा फाड़ना एक प्रकार की तलाक की प्रथा है। इस जनजाति में, इस जनजाति में क्या होता है दोस्तों कि जब कोई स्त्री है अपने पति से तलाक चाहती है तो वो क्या करती है, उसको पति क्या करता है, अपनी कलाई, अपने
अंगरखी है ना, उसका कपड़ा लीर फाड़ करके पत्नी की कलाई पे बांध देता है। और महिला क्या करती है, अपने सिर के ऊपर 3 मटके रख करके रास्ते में निकलती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति उसका मटका पहले उतारता है वह उसका भावी पति माना जाता है। तो उसमें क्या होता है, छेड़ा फाड़ना एक प्रकार की तलाक की प्रथा है। छेड़ा फाड़ना सबसे ज्यादा कौन सी जनजातियों में प्रचलित है? भीलों में। हर पेपर में इसका प्रश्न आता ही आता रहता है, बहुत बार पेपर में आ गया। छेड़ा फाड़ना कैसी प्रथा है? तलाक की प्रथा ही है। लीला मोरिया, सुनिए, लीला मोरिया संस्कार किस अवसर पे होता है? विवाह के अवसर पे होता है। लीला मोरिया है एक प्रकार की हंसी मजाक की रस्म होती है, विवाह के अवसर पे है। विवाह के अवसर पे ही जो दुल्हा होता है ना, विवाह के अवसर पे दुल्हा होता है, वो हाथ में तलवार लेकर के, घुटनों के बल बैठ करके, हाथ में तलवार लेकर के घुटनों के बल बैठ करके नृत्य करता है। तो वह नृत्य कौन सा है? हाथी मना नृत्य है। देखो, हाथी वेडो बिल्लो में, हाथी मणा बिल्लो में, हम सिडो बिल्लो में, मोस्टली बिल्लों के अंतर्गत आ रहे हैं। हाथी वेडो बिल्लों में किसी पेड़ को साक्षी मान कर होता है। हाथी मना किसमें? बिल्लों के अंतर्गत है। हम सिडो भी भील और महिला उसका पति दोनों मिलकर के जो गीत गाते हैं वो कौन सा हो गया? हम सुआ को लेकर के है। दोस्तों, इस जनजाति के अंतर्गत है बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रथा प्रचलित है, और उस प्रथा का नाम क्या है? टोटमवाद। टोटमवाद है। और इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं तो नाम आएगा किसका? महुआ का है। टोटमवाद है। सुनिए क्या है, भील जनजाति में क्या करते हैं? इस जनजाति में भीलों में किसी वृक्ष या पशु या पक्षी को अपना इष्ट मान करके उसकी पूजा करना। भील जनजाति में किसी पेड़ को, किसी पशु को, किसी पक्षी को अपना इष्ट मान करके पूजते हैं। उस रस्म को क्या बोल देते हैं? उसे टोटमवाद कहा जाता है। और हाथी वेडो में क्या होता है? किसी पेड़ को साक्षी मान करके जो शादी करते हैं उस शादी को क्या बोल देते हैं? हाथी वेडो। महुआ, महुआ क्या दोस्तों? आदिवासियों का, एसटी का या आदिवासियों का क्या है? यह कल्प वृक्ष है। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। और महुआ के पेड़ से कौन सी शराब बनाते हैं? भील। तो महुआ के पेड़ से भील जनजाति में दोस्तों मावड़ी नामक शराब बनाई जाती है। महुआ के पेड़ से मावड़ी नामक शराब बनाते हैं। और ये महुआ जो वृक्ष है आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। टोटमवाद किसी वृक्ष को, किसी पशु को, किसी पक्षी को अपना आदर्श मान करके पूजा करते हैं, उसे क्या बोल देते हैं? टोटमवाद कहते हैं। और नेक्स्ट है दो अंग्रेज जिनका जिक्र करना था हम यहाँ करते हैं। सुनिए, एक तो पढ़ेंगे ग्रियर्सन को लेकर के है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। दूसरा नाम आता है थॉमसन। थॉमसन क्या बताए? देखो, देखिए दोस्तों, जो ग्रियर्सन है ना, ग्रियर्सन ने बिलों की बोली किसे बताई है? ग्रियर्सन ने जो बोली बताई कौन सी? बागड़ी बोली है। ग्रियर्सन ने बागड़ी बोली को ही क्या नाम दिया? बिल्ली बोली नाम दिया है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है बागड़ी बोली, बागड़ी बोली को क्या नाम दिया? बिल्ली बोली कहा है। ठीक है। जब बात करते हैं थॉमसन, थॉमसन ने क्या किया? थॉमसन ने भील जनजाति का थॉमसन ने भील जनजाति के शब्दकोश की रचना की है। तो भील जनजाति में फलाने शब्द को क्या बोलते हैं, किस शब्द को क्या बोलते हैं? जिसे राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सीताराम जी लालस ने तैयार किया था, सेम उसी प्रकार से भील जनजाति का जो शब्दकोश है तो वह किसने तैयार किया है? थॉमसन ने तैयार किया है। कृष्ण ने बिलों की बोली बताई है। रीति रिवाज और प्रथाएं भी हमने कर ली है। रीति रिवाज प्रथाएं करने के पश्चात में हम बात करते हैं भीलों के देवी देवता मेले और उसके बाद कृषि और वेशभूषा आभूषण। सुनिए, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भील जो जनजाति है, भील जनजाति में जो देवता विशेष हैं, तो जिन देवता का नाम आता है वो सुनिए क्या है। सबसे पहले बात आएगी इस जनजाति में जिनको ये पूजते हैं, तो नाम इनका क्या है? ऋषभ देव। तो ऋषभ देव जी हैं। ऋषभ देव जी को ये क्या बोलते हैं? काला जी कहते हैं। और इनका जो मंदिर है वह कौन से गांव में है? दुलेव गांव, उदयपुर है। देखिए दोस्तों, दुलेव गांव जो उदयपुर है वहां पे कोयल नदी बहती है। कोयल नदी के किनारे ऋषभ देव जी का मंदिर है। ऋषभ देव जी का मंदिर है, इनकी मूर्ति काले पत्थर की है, तो इनको क्या बोलते हैं? काला जी भी कहते हैं। ऋषभ देव जी का मंदिर है और ऋषभ देव जी को अपना इष्ट मानते हैं। बड़ी बात क्या आएगी कि ऋषभ देव जी के चढ़ी, इस जनजाति में ऋषभ देव जी के चढ़ी केसर को पीकर
झूठ नहीं बोलते। लेकिन ध्यान रहे, ऐसी जनजाति जो भूरिया बाबा की कसम खा करके झूठ नहीं बोलती, कौन? मीणा है। पीछे रह गई थी बात, सुन लीजिएगा। ऐसी जनजाति जो भूरिया बाबा की कसम खा करके झूठ नहीं बोलती, मीणा जनजाति। ऐसी जनजाति जो ऋषभ देव जी के चढ़ी केसर को पी के झूठ नहीं बोलती, तो भील जनजाति। और ऐसी जाति जो हाकम राजा के चढ़ी शराब के प्याले को पी करके झूठ नहीं बोलती, तो कंजर जाति है। और ऐसी जाति जिसके अंतर्गत है देव बाबा की कसम खा करके झूठ नहीं बोलती, वो आप बताएंगे कौन सी है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी विशेषताएं इनको लेकर के हैं। राजस्थान के अंतर्गत केसर इनके चढ़ती है, इसीलिए इनको केसरिया नाथ कहते हैं। नाम क्या? केसरिया नाथ भी है, ऋषभ देव जी है। लेकिन राजस्थान में एक ऐसी देवी है जिसके दीपक की जोत से केसर टपती रहती है, तो वो कौन सी है? आई माता है, जिसके दीपक की जोत से केसर टपती रहती है। और राजस्थान के अंतर्गत है केसर की खेती के ज्यादा कहां पे की जाती है? तो बूंदी जिले के अंतर्गत है। और केसर की खेती को प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए एक क्रांति चलाई जा रही है, वह कौन सी है? सैफ्रॉन क्रांति है। राजस्थान में केसर बाग जो अभ्यारण्य है वो कहां पे? धौलपुर में है। राजस्थान में केसर बाग की छतरियां कहां पे? बूंदी जिले के अंतर्गत है। केसर की खेती कहां पे? राजस्थान में बूंदी के अंतर्गत है। जलीय केसर की क्यारी कहां पाई जाती है? रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता उनकी आ जाती है। और भारत में केसर की खेती के लिए फेमस कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर है। और राजस्थान में जिनकी चढ़ी केसर को पी के झूठ नहीं बोलते, तो किन की चढ़ी केसर को? ऋषभ देव जी को। कौन झूठ नहीं बोलते? तो भील झूठ नहीं बोलते हैं। ये इनकी विशेषता है। इनके देवता हो चुके। और अब इसके पश्चात है, तो ये देवता होने के बाद में हम बात करते हैं इनकी देवी विशेष को लेकर के है। तो काफी नाम आता है देवियों में है। देखिए नाम आएगा कौन सी देवी? भराड़ी माता का है। नाम आता है गोरजा माता का है। नाम आता है आमजा माता का है। नाम है खोदियाल माता का है। खोदियाल माता, आमजा माता, गोरजा माता, भराड़ी माता है। सुनिए, भराड़ी माता। देखो भाई, इनमें क्या होता है कि जब विवाह होता है तो विवाह के अवसर पे क्या करते हैं? ये जो मांडने मनाते हैं वो भराड़ी माता के मांडने मनाते हैं। मीणा जनजाति में विवाह के अवसर पे मोर के मांडने, मोरनी मांडना मीणाओं में थी। इस जनजाति में विवाह के अवसर पे भराड़ी देवी के चित्र बनाते हैं, तो नाम आ जाएगा भराड़ी माता है। गोरजा गवरी, तो गोरजा माता की पूजा होती है किस नाटक में? गवरी नाटक में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आमजा माता दोस्तों, कि आमजा माता का जो मंदिर है ना, वह तो कहां पर है? केलवाड़ा में है। लेकिन आमजा माता के मंदिर में जो एक पुजारी होता है वह तो होता है भील भोपा होता है, और दूसरा जो पुजारी होता है भाई वह कौन होता है? ब्राह्मण होता है। वो देवी कौन सी है? आमजा माता है। अगली जो देवी है वह कौन सी है? खोदियाल माता। और इस देवी की जो पूजा है वह कौन करते हैं? दिव्यांग भील करते हैं। दिव्यांग जो भील पूजा करते हैं वह देवी कौन सी? खोदियाल माता है। आमजा पढ़ ली, गोरजा पढ़ ली, भराड़ी माता पढ़ ली है। और इसके अलावा आदिवासियों की जो देवी विशेष पूछ ले आपसे कि आदिवासियों की जो देवी है ना, तो वह कौन सी है? कंठेश्वरी है। राजस्थान में आदिवासी समाज की जो देवी है तो वह कौन सी आ जाएगी? कंठेश्वरी देवी है। देवता इनके मुख्यतः कौन से आ जाएंगे? ऋषभ देव जी है। मीणाओं के कौन थे? भूरिया बाबा। और इनके देवता कौन से आ जाएंगे? ऋषभ देव जी। इनके देवताओं की देवी हो गई है। अब बात करते हैं भीलों के मेले कौन कौन से दोस्तों। भील जनजाति की बात करेंगे तो भील जनजाति के जो मेले की मैं चर्चा करूं ना, तो देखिए दोस्तों, भील जनजाति का जो मेला पढ़ेंगे तो सबसे फेमस जो मेला है वो तो सभी को विदित ही है। कौन सा है? बनेश्वर का मेला है। बनेश्वर का मेला है। इसके बाद चर्चा करते हैं तो कौन सा मेला आ जाएगा? कोटिया अंबा का मेला है। एक ये भी लगता है नीला पानी का मेला है। और जो बड़ा मेला है तो कौन सा लगता है? मानगढ़ धाम का मेला है। तो बड़े बड़े मेले हैं। देखिए राजस्थान में बनेश्वर का मेला सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम के ऊपर लगता है। बनेश्वर का मेला सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पे माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, जहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की स्थापना संत मावजी ने की थी। संत मावजी ने एक संप्रदाय चलाया था, मैं आगे समझा दूंगा नेक्स्ट उसको लेकर के, और निष्कलंक संप्रदाय चलाया था है। संत मावजी ने यहाँ पे खंडित शिवलिंग की स्थापना की थी 1727 को।
और माघ पूर्णिमा को दोस्तों ये मेला लगता है सोम माही जाखम के किनारे। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। तो आदिवासियों का जो कुंभ है तो वह कौन सा है? बनेश्वर का मेला, घोटिया अंबा का मेला। तो घोटिया अंबा का जो मेला बरता है ना, तो यह बरता है बागीदोरा में। बागीदोरा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में है। बनेश्वर का जो मेला लगता है सोम माही जाखम के किनारे, माही जाखम के किनारे आसपुर तहसील के अंतर्गत है। आसपुर तहसील के अंतर्गत है सोम बनेश्वर का मेला लगता है। और नवा टापुरा, कई बोलते हैं नवा टापुरा, तो नव टापुरा गांव है। नव टापुरा गांव आसपुर तहसील सोम माही जाखम के किनारे, और ये मेला बरता है। जबकि बागीदोरा बांसवाड़ा में घोटिया अंबा का मेला लगता है। लेकिन ये मेला कब बरता है? चैत्र की अमावस्या को लगता है। चैत्र की अमावस्या को लगता है। नीला पानी का जो मेला लगता है दोस्तों, तो ये लगता है कौन से गांव में? हथौड़ा गांव में। हथौड़ा जो गांव है तो वो कहाँ पर? डूंगरपुर में है। और ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नीला पानी का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। जबकि मानगढ़ धाम, अभी मानगढ़ धाम की गौरव गाथा यात्रा या धूली वंदना कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शिरकत की थी 1 नवंबर 2022 को, और मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की थी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने है। मानगढ़ जो मेला है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम का भी मेला लगता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। तो इनकी मेले आ चुके हैं। मेले होगी, देवी होगी और इनके देवता हो चुके हैं। और अब बात करते हैं इस जनजाति के जो गीत कौन कौन से हैं। इस जनजाति के नृत्य कौन से हैं। इस जनजाति की वेशभूषा और आभूषण। देखिए भाई, इस जनजाति के 2 गीत हैं। एक तो कौन सा है? हम सिडो, और इसके अतिरिक्त एक जो गीत है तो कौन सा जाएगा? सवंटिया। नृत्य में वैसे तो बहुत नृत्य हैं भाई, देखेंगे। बाकी मैं बता दूं आपको, गेर नृत्य है, दिवच की नृत्य है, हाथीमड़ा नृत्य है, युद्ध नृत्य है, नेजा नृत्य है, और कौन सा है? गौरी नृत्य है। हम सिडो तो इनका एक ऐसा गीत है जो महिला पुरुष दोनों मिलकर के गाएंगे। जबकि सोवंटिया क्या होता है कि ये एक ऐसा गीत है जिसमें क्या होते हैं कि जो भील महिला है पति के परदेश जाने पे इस गीत को गाती है। हम सिडो सोवंटिया गीत को है, हम सिडो दोनों मिलकर के गाते हैं। घेर सिंपल सा है, होली के अवसर पे दीपचकी में 2 घेरे बनते हैं, एक अंदर का घेरा महिलाओं का, बाहर का पुरुष का होता है। हाथीमना मैंने बता ही दिया। विवाह के अवसर पे पुरुष हाथ में तलवार लेकर के नृत्य करता है। युद्ध नृत्य में युद्ध की कौशल दिखाते हैं। और नेजा बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। नेजा में क्या करते हैं? प्रहलाद स्थापना होती है, खंबा रोपते हैं, इस खंबे के ऊपर नारियल बांधते हैं, पुरुष इस नारियल को उतारने की कोशिश करते हैं, महिलाएं उनको ऐसा करने से रोकती है। ये एक प्रकार का बिल्लों का खेल नृत्य भी है। इसके अतिरिक्त रामदेव जी की 5 रंगों की जो ध्वजा होती है उनको भी क्या बोलते हैं? नेजा कहा जाता है। अब बात करते हैं गौरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का नहीं अपितु भारत का एकमात्र नाटक है ये जो दिन में होता है। गौरी राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला नाटक है। कब तक? 40 दिन तक चलता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाटक है और एक ऐसा नाटक है जो सिर्फ और सिर्फ पुरुष करते हैं। और कहाँ करते हैं? सिर्फ बेटी के ससुराल में किया जाता है। और इस नाटक का जो आयोजन होता है, इस नाटक का जो आयोजन होता है रक्षाबंधन के जस्ट अगले दिन से इस नाटक को किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से। अब मैं बात करूंगा भिलों की कुछ ड्रेसेस को लेकर के, सुनिएगा। भिलों में कुछ वेशभूषा की मैं बात करूं दोस्तों, तो एक शब्द आएगा इसमें, कौन सा? पोत्या, ढेपाड़ा, आलू, पेरिया, नांदना, कच्छावू। सुनिए, पोतिया क्या है? भील जनजाति में जो पुरुष हैं, पुरुषों का साफा है। भीलों की जो तंग धोती है उसको क्या बोलते हैं? ढेपाड़ा। तो ढेपाड़ा क्या है? भील जनजाति की एक तंग धोती है। फालू, फालू क्या है? कमर में लपेटा जाने वाला वस्त्र, जिसको हम कह सकते हैं लुंगी।
तो लुंगी टाइप अस्तर हो गया, फालू है। अब पीरिया कुछ वर्ड है जो अक्सर मैं इकट्ठा ट्रिक लिखाता हूँ, एग्जाम में सीधा पड़ जाता है, जैसे कि अब लिखा रहा हूँ, पढ़ने वाला प्रश्न है, सुन लीजिए पहले ही। जैसे मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, देखिए यहाँ क्या आया, पीरिया, फिर क्या आया, पूरिया, पवरी, पावरी, एक पावली भांत, देखो भाई, पीरिया पीला लहंगा, तो पीरिया भील जनजाति का पीला लहंगा है, भील जनजाति का पीला लहंगा को क्या बोलेंगे, पीरिया कहेंगे है। पूरिया बुढ़िया, पूरिया बुढ़िया क्या है, गौरी नाटक में, गौरी नाटक में भगवान शिव जी का जो व्यक्ति पात्र अदा करता है, गौरी नाटक में भस्मासुर की कहानी होती है गौरी में, वह व्यक्ति जो भगवान शिव जी का रोल अदा करेगा उसे क्या बोलेंगे, पूरिया कहेंगे है। पौरी क्या है, पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित कन्याओं की एक, आदिवासी कन्याओं की एक ओढ़नी है। पावरी, पावरी एक वाद्य अंतर है, पावरी एक वाद्य अंतर है, पावरी वाद्य अंतर है जिसकी शेप होती है अंग्रेजी के सी आकार जैसी होती है, अंग्रेजी के सी वर्ड जैसी इसकी आकृति होती है, ये पावरी है। और ये कौन सी कैटेगरी का है, ये है तत् श्रेणी का है। तो पावरी एक तत् श्रेणी का वाद्य अंतर भी है। पावली भांत, पावली भांत अविवाहित कन्याओं की, अविवाहित आदिवासी कन्याओं की जो ओढ़नी है उसे क्या बोलते हैं, पावली कहते हैं। अविवाहित आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी को पावली पावली कहते हैं, पावली भांत की ओढ़नी कहते हैं। पीरिया मैंने बता ही दिया है। नांदना, नांदना आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीनतम वस्त्र है, तो आदिवासी महिलाओं का सबसे पुराना वस्त्र क्या है, नांदना है। छपाई वाले घाघरे होते हैं दोस्तों। और नांदने राजस्थान में कहाँ के फेमस हैं, तो राजस्थान में भीलवाड़ा के फेमस हैं। कच्छावू, तो भील जनजाति की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का जो घाघरा है, उनके घाघरे को क्या बोलते हैं, कच्छावू कहते हैं। तो भील महिलाओं का जो घाघरा है ना उन्हें क्या बोलेंगे, कच्छावू कहेंगे हैं। परिजनी, भील जनजाति के महिलाओं की पित्तल की जो साड़ियां हैं, सॉरी चूड़ियां हैं, परिजनी भील जनजाति की जो महिलाएं हैं उनकी पित्तल की जो चूड़ियां हैं उनको क्या बोलते हैं, परिजनी कहते हैं, परिजनी। परिजनी पित्तल की चूड़ियां इनकी हो गई है। तो ये इनके गीत हो गए, नृत्य हो गई, वेशभूषा हो गए हैं। अब है रह गए इनके आभूषण। आभूषण देखिए दोस्तों क्या है, आभूषण तो ये है हमेल, हमेलो, हलमा, तीन वर्ड, तीन चार वर्ड इकट्ठे लिखा रहा हूं मैं। हमेल, हलमा, हमेलो। सुनिए भाई क्या है, अभी वन रक्षक में इसका प्रश्न पड़ गया था। भील जनजाति की महिलाओं का ये जो आभूषण है वो कहाँ का है, गले का है, ये गले का आभूषण है। हलमा क्या है, भीलों में जब कोई पुत्र अपने पिताजी से अलग होता है, भील जनजाति में जब कोई बेटा अपने पिताजी से अलग होता है, पूरे गांव वाले उसके लिए एक अलग चंदा इकट्ठा करते हैं, उसके लिए घर बनाते हैं, यहाँ कोई बेटी की शादी करवाते हैं। तो हलमा हम कहेंगे आदिवासियों में, स्पेशली भील जनजाति में जो चंदा इकट्ठा करते हैं उस चंदे को क्या बोलते हैं, हलमा कहते हैं। हमेलो, भाई हमेलो क्या चीज है, राजस्थान में एक संस्थान है माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, पता तो आपको होगा ही, कब बना था, 2 जनवरी 1964 को, है कहाँ पर, उदयपुर के अंतर्गत है। और ये माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान क्या करता है, आदिवासियों के लिए एक मनोरंजन के लिए एक मेला लगाता है, उस मेले का नाम क्या है, हमेलो। तो आदिवासियों का एक मेला है हमेलो, हलमा इनका चंदा, और अब बात करते हैं हमेल इनके गले का आभूषण है। ये तीनों इनमें। अब बात करते हैं इनकी कृषि है, सुनिए। तो भील जनजाति है, इनमें कृषि को क्या बोलते हैं, इनमें दोस्तों 2 प्रकार की कृषि है। एक तो होगी कौन सी, दजिया, एक कौन सी, तिमाता। अब दजिया कौन सी है, मैदानों में,
मैदानों में की जाने वाली खेती, और चिमाता हम कहेंगे पहाड़ी भागों में जंगलों को जलाकर की जाने वाली खेती है। तो पहाड़ी भागों में जंगलों को जला करके जो खेती करते हैं उस खेती को क्या बोल देते हैं? चिमाता कहते हैं। मैदानों में जो खेती करते हैं उस कृषि को क्या बोल देते हैं? ये तजिया कहते हैं। तजिया होगी मैदानी भागों में, और चिमाता क्या होगी? पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि। इनकी कृषि के प्रकार भी हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं इतिहास के झरोखों में। इतिहास के झरोखों की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इनको लेकर के 3 बड़े बड़े आंदोलन सुन लीजिएगा। एक हम बात करते हैं इसी जनजाति के लिए आंदोलन, लसाड़िया आंदोलन चलाया। एक इनको लेकर के भगत आंदोलन चलाया। एक भिल्लों को लेकर के एक ही आंदोलन है। 3 अलग अलग है। सुनिए, एक ही आंदोलन है भिल्लों के लिए, भिल्लों में एकता स्थापित करने के लिए है। एक ही आंदोलन क्या करने के लिए? भिल्लों में एकता स्थापित करने के लिए है। भगत आंदोलन मतलब भिल्लों में क्या है, शराब वगैरह की ऐसी कोई कुप्रथाएं थी, तो इन सभी प्रथाओं को समाप्त किया था। बहुत सारी प्रथाओं को समाप्त किया था गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा है। उन्होंने जो संत सभा बनाई थी, संत सभा में जो रूल थे, उन रूल में भी क्या बहुत सी नशाखोरी, ये जो बुराइयां हैं वो दूर कर देती है। तो भिल्लों को क्या करना था? भगत बनाना था। बिल्लों को क्या करना था? भगत बनाना था। बिल्लों को भगत बनाने के लिए है, मतलब यूं कहेंगे बिल्लों में बुराइयों को दूर करने के लिए। तो बिल्लों में बुराइयों को दूर करने के लिए भगत चलाया गया था। लेकिन आदिवासियों में छुआछूत की प्रथा प्रचलित थी, तो इनकी छुआछूत को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए लसाड़िया है, बुराइयों को दूर करने के लिए भगत है, एकता स्थापित करने के लिए एक ही चलाया था। एक एक करके पिरोते मोतियों को, एक एक करके पिरोते मोतियों को। तो मोतियों को तो बिखरने की आदत है, लेकिन धागा उनको पिरोए रखता है। मोती ने पिरोया एकता के सूत्र में, मोती ने पिरोया एकता के सूत्र में। तो किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने, और मोतीलाल तेजावत ने 1921 में उसने 21 ही मांगी थी, जिसको मेवाड़ की पुकार कहते हैं। 21 में कुल मांग कितनी थी? 21 मांग। कब चला? 1921 के अंतर्गत। नाम क्या था? एक ही आंदोलन। भगत, हम दोस्तों भगत या तो गुरु के होते हैं या फिर गोविंद के। गुरु गोविंद दो खड़े का के लागो पांव, गुरु और गोविंद दोनों आ जाएंगे। गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था, भगत है। और लसाड़िया जो आंदोलन चलाया था, तो वह किसने चलाया है? संत मावजी ने। संत मावजी ने ही एक संप्रदाय की स्थापना की थी। वह कौन सा था? निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन से संत थे? संत मावजी थे। इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत हमने पढ़े हैं लसाड़िया जो आंदोलन है, भगत जो आंदोलन है। लसाड़िया आंदोलन इनका हो चुका है और भगत आंदोलन इनका हो चुका है। अब बात करते हैं, कृषि इनकी हो चुकी है, वेशभूषा इनकी हो चुकी है, आभूषण इनके करा दिए हैं, गीत इनके हो चुके हैं, नृत्य इनके हो चुके हैं, शब्दावली इनकी हो चुकी है, लगभग सारी हो चुकी है। और शब्दावली के अलावा हम बात करते हैं देवता इनके करवा दिए गए आपको है। तो यही इनकी विशेषता थी। नृत्य भी इनके हो चुके हैं। अब छोटी मोटी जो विशेषता इनकी बचती है तो कौन सी हो सकती है? जैसे कि इतिहास के अंतर्गत भील जनजाति के महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व जो इनमें फेम रहे हैं, जैसे कि बात करेंगे है तो कालीबाई किस जाति से? भील जाति से है। कालीबाई की अलावा हम बात करेंगे इनको लेकर के है तो पुंजा भील, पुंजा भील का भी नाम आता है। और व्यक्तित्व के अंतर्गत है इनमें एक व्यक्ति जिनका नाम लंबी मूंछों की वजह से फेमस है, तो वह व्यक्ति कौन? कर्णा भील का नाम भी नाम आता है। इसके अतिरिक्त है तुलसी भील का भी नाम एक इतिहास आंदोलन के अंतर्गत आप सुनते ही हो। तुलसी भील भी है, कर्णा भील भी है, पुंजा भील भी है, कालीबाई का भी नाम आता है। और राजस्थान के अंतर्गत है, इन्हीं के लिए उद्धार करने में जिनका जो अहम रोल आता है तो भोगीलाल पांड्या साहब का भी आता है। भोगीलाल जी पांड्या जिन्होंने बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भी की थी। सुनिए दोस्तों, कालीबाई ऐसी भील बालिका जिसने अपने प्राणों की त्याग दिया था अपने गुरु की रक्षा करते, कालीबाई है, जिसका स्मारक गेव सागर झील के किनारे डूंगरपुर में बना हुआ है। पुंजा भील की बात करते हैं दोस्तों, तो पुंजा भील महाराणा प्रताप की बात करते हैं। महाराणा प्रताप की हरावल सेना का हाकिम खान सोरी था, और चंद्रावल जो सेना का नेतृत्व कौन संभाल रहे थे? पुंजा भील संभाल रहे थे।
और मेवाड़ के महाराणा का जो राज्याभिषेक करते हैं उंदरी गांव के भील ही करते हैं, मेवाड़ के महाराणा का राज्याभिषेक करते हैं। और कर्णा भील लंबी मूंछों की वजह से इनका नाम लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और ये वाद्यंत्र के कलाकार भी है, नड़ वाद्यंत्र के बेहतरीन कलाकार हैं, जो कि सुशीर श्रेणी में आता है, जैसलमेर से ये ताल्लुक रखते हैं। तुलसी भील है, रोजाना पैदल चल करके बिजोलिया आंदोलन की जागृति करते थे, लोगों को बिजोलिया से जोड़ते थे। तो वह कौन थे? तुलसी जी भील है। आदिवासियों के लिए, भीलों के लिए बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी, काफी सारे अच्छे उदार काम किए थे। और यहाँ पे डूंगरपुर के अंतर्गत डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। तो किसने की थी? श्री भोगीलाल जी पांड्या ने की थी, 1944 के अंतर्गत है। तो ये यहाँ के बड़े बड़े व्यक्तित्व हम कह सकते हैं, जिन्होंने इन जनजाति के लिए, कल्याण के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा के लिए, हर एक क्षेत्र विशेष के लिए, धार्मिक सुधार के लिए अपने अपने प्रयास किए थे। इनका बहुत बड़ा और अहम रोल भी रहा है। तो मोतीलाल तेजावत का भी है, इसके अतिरिक्त है गुरु गोविंद गिरी साहब का भी है, इसके अतिरिक्त है संत मावजी का भी है, जिन्होंने भीलों के पुनरुद्धार के लिए महती बड़े बड़े परोपकार किए थे, कार्यक्रम किए थे। और अब इसके पश्चात हम बात करते हैं इसी जनजाति के अंतर्गत व्यक्तित्व के बाद हम लेते हैं मृत्यु भोज है। भीलों का जो मृत्यु भोज दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? कांदिया या काटा। तो भीलों का जो मृत्यु भोज उसे कांदिया या काटा कहते हैं। और कुछ इनमें स्मारक बनाए जाते हैं। भीलों में मृत्यु के पश्चात स्मारक पड़ेंगे हैं, 3 स्मारक देखेंगे भाई। एक का तो नाम है आगढ़, एक का नाम है मातलोक, एक है सीरा चौकली। और चीरा बावसी, चीरा चौकली, चीरा बावसी। सुनिएगा, आगड़ क्या है? इस जनजाति के अंतर्गत आदमी के मरने के बाद सिर्फ पुरुष का स्मारक बनाते हैं। और कौन से पत्थर से? सफेद पत्थर से। तो उसे आगड़ कहते हैं। मातलोक बोले माता, मातलोक बोले माता, यानी कि स्त्री का मरने के बाद स्मारक बनाएंगे, लेकिन कौन से पत्थर से? बलेक पत्थर से, उसे मातलोक कहते हैं। चीरा चौकली, चीरा बावसी, इस जनजाति में जो पूर्वज होते हैं इनके, उनके पूर्वज की पत्थर के चौक, इनके पूर्वजों की पत्थर की जो प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? चीरा चौकली, या उनको चीरा बावसी भी कहा जाता है। पूर्वजों की पत्थर की प्रतिमाएं भी इसके अंतर्गत स्थापित की जाती है। तो ये तो इनकी कंप्लीट हो गई है। भीलों के अंतर्गत लगभग हमने ऑलमोस्ट सारी विशेषता ले ली है, बाकी कुछ और बचेंगी। तो हम, हालांकि हमने टेलीग्राम के अंतर्गत कंप्लीट जनजातियों की पीडीएफ डाल रखी है, वहां से भी आप देख सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे टॉपिक हार्ड लगता है तो समझा दो, तो समझाने का प्रयास किया है। और अब आगे ग्रासी जनजाति, तीसरी। सुनिएगा दोस्तों, तीसरी जो जनजाति करते हैं तो वह कौन सी है? ग्रासिया। ग्रासिया, सुनिए, ग्रासिया की मैं बात करूंगा तो ग्रासिया की उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है। गवास शब्द का मतलब क्या? सेवक, सेवक है। उत्पत्ति की बात करेंगे तो इनकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि बड़ौदा के सेन पारी नामक स्थान से हुई। और उसके पश्चात राजस्थान में बात करेंगे तो राजस्थान में एक तहसील विशेष है, कौन सी? भाकरपाटा। राजस्थान में एक तहसील है, कौन सी? भाकरपाटा। और वह कौन से जिले में है? सिरोही के अंतर्गत है। इस भाकरपाटा तहसील में इनके 24 गांव इकट्ठे रहते हैं। इनके यहाँ पे ज्यादा बाहुल्य है। तो बाकरपाटा सिरोही के अंतर्गत है। सिरोही में बाकरपाटा के अलावा पाली तहसील पाली के अंतर्गत भी है, गोगुंदा उदयपुर में भी है, यहाँ पे इनका ज्यादा बाहुल्य है। सिरोही में भी है इनका बाहुल्य, पाली के अंतर्गत भी है। और ज्यादा बाहुल्य कहाँ पे? इनका उदयपुर के अंतर्गत है, ज्यादा कहाँ पे? सिरोही के अंतर्गत है। और इसके अलावा एक तो झील और एक पक्षी का नाम आता है। सुनिए,
तो कौन सी झील को ये पवित्र मानते हैं? तो नक्की झील। इस जनजाति में नक्की झील को पवित्र माना जाता है, जबकि इस जनजाति का जो आदर्श जो पक्षी है तो मोर, तो मोर इनका है आदर्श पक्षी। दोनों में दो चीज कंफ्यूज करेगी आपको, सुन लीजिए क्या। देखो, मोर को लेके पढ़ते हैं तो एक प्रश्न तो ये है, सुनिए, मोर से ज्यादा लगाव था, मोर से ज्यादा लगाव था और आ गई थी क्या? मोरनी मांडना अलग जनजाति में। मोर को लेकर के एक बात आती है, कौन सा संस्कार? लीला मौर्य संस्कार। और मोर को लेकर के तीसरी बात आती है, मोर जिनका आदर्श पक्षी है। तीन बातें बड़ी बड़ी है, सुनिए। मोरनी मांडना किसमें? मीणा जनजाति में। लीला मौर्य विवाह पे संस्कार किसमें? भिल्लों में है। और मोर जिसका आदर्श पक्षी किसका? ग्रासियों का। तीन डिफरेंट फैक्ट है। मोरनी मांडना मीणों में, लीला मौर्य भिल्लों में, मौर्या आदर्श पक्षी है, मौर्या गीत ग्रासियों में, मौर्या नृत्य ग्रासियों में, मौर्य थैर थाई गीत किसमें? ग्रासियों में। तीनों बातें ग्रासियों में, क्योंकि ग्रासियों का आदर्श पक्षी है मोर है। लेकिन अब बात करेंगे नक्की झील को लेकर के। देखिए दोस्तों, तीन बात ले रहा हूं यहाँ पे, तीन चीजें अभी तक आ चुकी है, 1, 2 और 3। अभी तक मैंने यहाँ पे क्या लिया? नक्की झील। इससे पहले बिल्लों में, बणेश्वर और मीणा में जो पढ़ते हैं तो वो चीज यहां करेंगे, कौन सी? रामेश्वर घाट। अब सुनिए, देखो, ग्रासियों की आदर्श झील कौन सी है? सॉरी, ग्रासियों की पवित्र झील कौन सी है? नक्की झील। तो इस नक्की झील में अपने पूर्वजों की पत्थर की, सॉरी, इस नक्की झील में अपने पूर्वजों की ये क्या करते हैं? अस्थियां विसर्जित करते हैं, नक्की झील में है। बणेश्वर क्या है? आदिवासियों का कुंभ है। बिलों में, इसी में अपने तीर्थ की तरह इनको मानते हैं, पूजते हैं। इसमें क्या है? विसर्जित करते हैं, अस्थियां वगैरह है। लेकिन मीणा जनजाति का हम जो कहेंगे, मीणा जनजाति का जो प्रयाग कहते हैं, तो वो कौन सा है? रामेश्वर घाट। मीणा का प्रयाग रामेश्वर घाट, चंबल बनास सीप के किनारे, सवाईमाधोपुर तहसील, सवाईमाधोपुर जिले की खंडार तहसील में है। बणेश्वर बता ही दिया, डूंगरपुर के अंतर्गत है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही। हमने पढ़ा नक्की झील और मोर को लेकर के है, इनका बाहुल्य इनका हो चुका है। और इनकी बड़ी विशेषता क्या? सुनिए, और इस जनजाति की विशेषता है और क्या है? इस जनजाति की और क्या विशेषता है ग्रासियों की? पहली विशेषता, राजस्थान की मीणाओं के बाद, भिल्लों के बाद ये तीसरी बड़ी एसटी बोले तो जनजाति, पहली विशेषता हो गई है। दूसरी बात करते हैं, राजस्थान की ये जनजाति है, यह भी कृषि में बिलीव करती है। ये भी क्या करती है? कृषि करती है। तीसरी बड़ी बात क्या है? इस जनजाति में सबसे ज्यादा प्रेम विवाह है। तो सबसे ज्यादा लव मैरिज होती है। सर्वाधिक मेलों में, किस जनजाति में सबसे ज्यादा मेलों में जीवन साथी चुने जाते हैं? तो किस में चुनते हैं? ग्रासिया जनजाति के अंतर्गत है। इस जनजाति में व्हाइट कलर, सफेद रंग को शुभ प्रतीक मानते हैं। शुभ प्रतीक मानते हैं किस कलर को? सफेद रंग को है। और अधिक जो पत्नियां रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, तो किसके अंतर्गत है? ग्रासिया के अंतर्गत है। इस जनजाति के अंतर्गत अधिक पत्नियां रखना संपन्नता का प्रतीक है, तीसरी बड़ी जनजाति है। और राजस्थान के अंतर्गत ये ऐसी भी जनजाति है जिसके अंतर्गत हम पीछे की बात करते हैं तो अंतिम संस्कार है वो कौन से दिन? 12वें दिन है। तो यह भी इसके अंतर्गत बड़ी बड़ी विशेषता। अंतिम संस्कार 12वें दिन का है, अधिक पत्नियां हैं, सफेद रंग संपन्नता का प्रतीक मानते हैं, सर्वाधिक मेलों में जीवन साथी चुनते हैं। और राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है तो कौन सी है? ग्रासिया जनजाति है। हम देखते हैं इनके घर वगैरह की विशेषता है, सुनिए। घर, मुखिया, घर है, मुखिया है, नेक्स्ट विवाह है। घर को घेर कहते हैं। घर को क्या बोलते हैं? घेर कहते हैं। सुनिए, मैं पीछा करी वजन करूं। मीणा मेवासे, मीणा मेवासे, मीणा मेवासे, मीणा का घर मेवासी हो गया। बिल्लों में घर को कू या टापरा कहते हैं। तो बिल्लों में घर को कू या फिर टापरा कहते हैं। गैरासिया में घर को घेर कहते हैं। डामोर में घर को घेर कहते हैं।
डामोर में घर को घेर कहेंगे, ग्रासियों में घर को घेर कहेंगे, मीणा मेवा से कहेंगे, मीणा मेवा से कहेंगे, भीलों में क्या बोलते हैं, कुं या फिर टापरा कहते हैं। सिंपल सी फंडा है। अब बात करते हैं, मीणों का जो मुखिया है वो पटेल था, भीलों में कई गांव का मुखिया गमेती था, गैरासिया गै से गरासिया, गै से गहलोत, गै से गरासिया, गै से गहलोत, तो वहां पे गहलोत तो आएगा नहीं, सहलोत आएगा, गहलोत सहलोत, गहलोत सहलोत, ग्रासियों का गहलोत कह लो बस, मुखिया हमारा कौन गहलोत है तो सहलोत करेंगे वहां पे। यहाँ का जो मुखिया है ना, तो मुखिया को आप क्या नाम दोगे, सहलोत है। इस जनजाति मुखिया को सहलोत कहते हैं। विवाह की बात सुनिए क्या है, इस जनजाति में जो विवाह है वो कौन कौन से हैं, इनमें मोर बंदिया विवाह भी है, इस जनजाति में गंधर्व विवाह भी है, पहरावणी विवाह भी है, ताणना विवाह भी है, मेलबो विवाह भी है, और कौन सा है, खेवना विवाह भी है, और 2 प्रकार के चूड़ा भी पड़ेंगे। कौन कौन से, हाथी दांत का, और कौन सा, लाख का चूड़ा है। सुनिए, अब सबसे पहले है मोरबंदिया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो विवाह करते हैं उस विवाह को क्या बोल देते हैं, मोरबंदिया। हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग किया जाने वाला विवाह है। गंधर्व विवाह है, लड़की की इच्छा के अनुसार, लड़की कहती है कि भाई मुझे फलाने के साथ शादी करनी है, तो घर वाले लड़की की इच्छा के अनुसार शादी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गंधर्व विवाह है। पहरावणी की बात करते हैं, पहरावणी में फेरे नहीं होते हैं, ऐसा विवाह जिसमें फेरे नहीं होते हैं तो कौन सा है, पहरावणी विवाह आ जाता है। तानना एक प्रकार का क्या है, वधू का मूल्य चुकाते हैं, इसमें भी फेरे नहीं होते हैं। और मेलबो, मेलबो में क्या करते हैं कि शादी का खर्चा बचाने के लिए सीधे ही लड़की को लड़कों के घर वाले के यहाँ पे छोड़ देते हैं, शादी का खर्चा बचाने के लिए सीधे ही लड़की को लड़कों के घर वाले के यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेलबो है। खेवना में क्या होते हैं कि यह भी एक प्रकार का भाग कर किया जाने वाला विवाह है, प्रेम विवाह का प्रकार है। और एक बात और है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो मेलों में सबसे ज्यादा जीवन साथी चुनती है, तो कौन सी है, ग्रासिया। लेकिन पर्टिकुलर मेले का नाम देख के पूछेगा कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो बगोरिया मेले पे अपना जीवन साथी चुनती है, तो भीड़ आएगी। अगर बगोरिया नाम नहीं देगा, ऐसी जनजाति जो मेलों में अपना जीवन साथी चुनती है, तो कौन सी आ जाएगी, ग्रासिया वहां पे आ जाएगी, कोई शक नहीं है। ओके, तो ये है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि लाख का चूड़ा है, तो कुंवारी कन्या पहनती है कौन सा चूड़ा, लाख का चूड़ा है। कुंवारी कन्या के द्वारा लाख का चूड़ा पहना जाता है। और इस जनजाति में जो विवाहिता स्त्री है, तो विवाहिता के द्वारा कौन सा चूड़ा पहनते हैं, हाथी दांत का चूड़ा पहना जाता है। ओके, और नेक्स्ट इसके बाद अब बात करते हैं इनके कुछ नृत्य विशेष की। नृत्य, इस जनजाति में पढ़ेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वालर नृत्य भी है इनका, मांदल नृत्य भी है, लूर नृत्य भी है, द्वारा नृत्य भी है, कूद नृत्य भी है, गरबा नृत्य भी है। तो सबसे खास इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई, वालर नृत्य। राजस्थान का ये एकमात्र नृत्य है जिसमें कोई भी तर्क संगत वाद्यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, तो किस नृत्य में, वालर नृत्य के अंतर्गत है। और इसके पश्चात सिरोही क्षेत्र में है, राजस्थान के उदयपुर सिरोही क्षेत्र में जो खेती करते हैं उस खेती को क्या बोलते हैं, वालरा कहते हैं। मांदल नृत्य, मांदल जो नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, विशेष तौर पे मेले या कुछ शुभ मांगलिक पर्व पे करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राजस्थान में मांदल नाम का जो वाद्यंत्र का प्रयोग होता है किस नाटक में, गवरी में। राजस्थान में मांदल वाद्यंत्र किस कैटेगरी का है, तो वो है अवनद श्रेणी का, जो बनता है मोलेला गांव राजसमंद में बनता है। ध्यान रखना तीनों बातें आपको है। लूर, राजस्थान के अंतर्गत लूर की बात 2 आती है। लूर क्या है, एक गीत भी है, लूर क्या है, एक नृत्य भी है। लूर जो गीत है वो राजपूत महिलाओं के द्वारा, राजपूत महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला एक सगुण भक्ति गीत है।
तो राजपूत महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला सगुण जो भक्ति जो गीत है, तो वह गीत कौन सा है? लूर है। लूर जो नृत्य करते हैं ग्रासिया जनजाति की महिलाएं करती है, और ये कब करते हैं? रिश्ते की मांग है, तो रिश्ते की जब मांग करते हैं, तो रिश्ते की मांग करने जाते हैं, तो उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य करते हैं। द्वार की बालियां हाथ में लेकर के ज्वारा नृत्य भी होता है, कूद नृत्य भी होते हैं, सारे सारे ये नृत्य के प्रकार। नृत्य के बाद अब बात करते हैं इनके देवता। हक्कल देवता है, भाखर बाबूजी है, और किनको मानते हैं? ईश्वर और गौर को भी पूजते हैं। ईश्वर और गौर, हक्कल देव है, भाखर बाबूजी और ईश्वर गौर को मानते हैं। और इस जनजाति में ग्रासियों का जो मेला लगता है ना, तो वही वो मेला कौन सा है? तो ग्रासियों के मेले पड़ेंगे, तो एक तो मेला आ जाएगा मणखरा मेला। मनखरा मेला है। और इसके अलावा बात करते हैं, मिनखरा मेला भी इसके अंतर्गत आ जाता है। मिनखरा जो मेला लगता है, तो ये कहाँ लगता है? आबू में। और दूसरा मेला कौन सा है? भाखर बाबूजी का मेला। तो यह मेला कहाँ लगता है? भाखरपाटा सिरोही के अंतर्गत लगता है। भाखरपाटा सिरोही के अंतर्गत है। गुजरात क्षेत्र में लगता है कौन सा? चित्र विचित्र का मेला है। तो गुजरात क्षेत्र में इनका चित्र विचित्र का मेला भी लगता है। चित्र विचित्र का मेला है, गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत है। चित्र विचित्र का मेला है, तो इनमें चित्र विचित्र का मेला भी है, बाकर बाबूजी का मेला भी है, मनखारा मेला भी है। ईश्वर गौर देवता है, खाकल भाकर बाबूजी इनके देवता माने जाते हैं, और इनके देवता भी हो चुके हैं। हमने इनके मेले पढ़ लिए हैं। और अब बात करते हैं इनकी कुछ और विशेषताएं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। देखेंगे, एक तो है होरे, एक है हारी या बावरी, एक है हेलरू। सुनिए, हेलरू क्या है? ग्रासिया जनजाति की सहकारी संस्था। ये प्रश्न वीडियो एग्जाम में भी आ गया, ग्राम विकास अधिकारी में। ग्रासिया जनजाति की जो सहकारी संस्था है, उस संस्था को क्या बोलते हैं? ये हेलरू कहते हैं। सिंपल सी बात है। हारी या बावरी, ग्रासिया जनजाति में मिलकर के, इस जनजाति में मिलकर के जो खेती करते हैं, उस खेती को क्या बोल देते हैं? हारी या बावरी कहते हैं। होरे क्या है? होरे है मृत व्यक्ति का स्मारक है। इस जनजाति में आदमी के मरने के बाद जो स्मारक बनाते हैं, उस स्मारक को क्या बोल देते हैं? होरे कहते हैं। मिलकर के जो खेती करते हैं उसे हारी या बावरी कहते हैं। और इस जनजाति की विकास के लिए जो काम कर रही है, वह सहकारी संस्था कौन सी है? हेलरू संस्था है। और आदमी के मरने के बाद जो भोज देते हैं, इस जनजाति में व्यक्ति के मरने के बाद दिया जाने वाला जो भोज है, उसे क्या बोलते हैं? गेह भी कहते हैं, या उसे क्या बोलते हैं? मेक कहते हैं। इस जनजाति का आदमी के मरने के बाद दिया जाने वाला जो मृत्यु भोज है, उसको गेह या मेक कहते हैं। तो ये हमने अभी तक पढ़ ली है। मीणा भी हो चुकी है, बिल भी हो चुकी है, और ग्रासिया भी हो चुकी है। और अगला जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में एक 40 मिनट की क्लास के अंतर्गत लगभग आपकी जो अगली जनजाति है वो फिनिश हो जाएगी है। तो ये था। उसके बाद में है, मुझे लगता है कि आपका कंप्लीट जनजाति का टॉपिक कवर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी है जो हम टेलीग्राम जीके विद्रा के जांगीड़ में डाल देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, और उस लिंक के अंतर्गत है, टेलीग्राम के अंतर्गत इस कंप्लीट जनजाति की है अपडेटेड आपको पीडीएफ वहां पे अवेलेबल हो जाएगी है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।